जी नमस्कार साथियों। आज हम लोग नेपाल के मुद्दे पर बात करेंगे। किस प्रकार से नेपाल के अंदर सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता जो देखने को मिल रही है, इसके पीछे का कारण क्या है। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटा सा मैसेज अपने राजनेताओं को देना चाहूँगा। खासकर उन नेताओं की बात मैं कर रहा हूँ जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और जनता के प्रति जवाबदेही उनकी शून्य है। उनको ये वीडियो 2 क्लिप्स जरूर देखनी चाहिए। एक क्लिप आपके सामने जो देखने को मिल रही है, ये युवाओं का सड़क से लेकर संसद तक एक जोश देखने को मिल रहा है। और दूसरी क्लिप आपके सामने जो दिख रही है, ये वो क्लिप है जहां पर नेता इस युवाओं से डर के भागते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत प्रताड़ित कर लिया है। अब इनका नंबर देखने को मिलेगा आपको, किस तरीके से ये भाग रहे हैं। ये स्थिति तब आती है जब नेता युवाओं के प्रति अपनी जवाबदेही को शून्य कर देता है। आज हम बात करेंगे कि इस प्रकार के प्रकरण के पीछे के कारण क्या हैं, ये घटना कैसे घटी और इसके पीछे के ऐतिहासिक पन्ने क्या हैं, उनको परत पर परत आज हम खोलने का काम करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं शुरुआत से लेकर चलता हूं। जेन जी, ये जेन जी शब्द आप प्रतिदिन अखबारों में, पत्रिकाओं में, न्यूज़ में देखते हो। ये जेन जी क्या है? ये आपकी वो बच्ची है जो 28 साल से कम उम्र की है। ये वो बच्चे हैं जिनका जन्म 1990 के बाद हुआ है। इनको नेक्स्ट जनरेशन बोलते हैं। ये आज की जनरेशन है जिसका जन्म 1990 के बाद हुआ है। यानी ये बच्चे 30 साल की उम्र के अंदर देखने को मिलेंगे जो आज अपने अधिकार के लिए सड़क पर जा चुके हैं। कायदे में इन बच्चों को आज इनके हाथ में कलम होनी चाहिए, इनके हाथ में रोजगार होना चाहिए, लेकिन इन सब चीज़ों की व्यवस्था सरकार कराने में पूर्ण रूप से नेपाल की फेल हो चुकी है। आखिर इस युवा को मैदान पर आना पड़ा है। ये जेन जी है। इससे केवल नेपाल ही नहीं, तमाम देशों को भी सीख लेनी चाहिए कि इनका आक्रोश, युवाओं का आक्रोश अगर आपके सामने आ गया तो आपके ये सारे के सारे धरे हुए, अभी तक के बनाए हुए महल जो हैं वो चुटकियों में ढह जाएंगे। यहाँ पर जेन जी से शुरुआत मेरी होती है कुछ महत्वपूर्ण लोगों से। यहाँ इस नेपाल के मूवमेंट को गति देने का काम वैसे तो तमाम युवाओं का है, तमाम युवाओं के संगठनों का है, लेकिन इसमें कुछ नाम आपका महत्वपूर्ण है। इसमें खासकर मैं बात करना चाहूँगा सुदान गुरुङ जी की। ये हामी नेपाल के अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं। ये एक एनजीओ है जो कि युवाओं को एक नई दिशा देने का काम करती है। यहाँ पर जेन जी की जो एजिटेशन है, जेन जी का जो प्रोटेस्ट है, इसमें काफ़ी लोग जो हैं बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। उसमें हामी नेपाल जो एनजीओ है, इन्होंने एक पीस प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज की थी और उस पीस प्रोटेस्ट पर, उस शांतिपूर्ण जो प्रदर्शन हो रहा था, उस पर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इशारे पर गोलियां चलाई गई और भीड़ उग्र हो गई और इसका परिणाम आपको आज देखने को मिलता है। आखिर क्या कारण था? आखिर क्या कारण था कि जेन जी इतना विरोध कर रहे हैं? द हिंदू की लाइन कहती है, वाई नेपाल जेन जी आर प्रोटेस्टिंग, व्हाट ट्रिगर्ड द अनरेस्ट, हाउ द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड एंड व्हाट वी नो सो फार। क्या रीजन था, क्यों प्रोटेस्ट हुआ, क्यों ये अनरेस्ट देखने को मिल रहा है और क्यों सरकार ने इसको बहुत ही निर्दयता से कुचलने का प्लान किया था, लेकिन वो प्लान शून्य हो चुका है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अभी कुछ दिन पहले नेपाल के अंदर एक गाइडलाइंस जारी की गई थी और इस गाइडलाइंस में लिखा था जितनी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नेपाल के अंदर हैं, उन सभी को सरकार के साथ अपना पंजीकरण कराना है। पंजीकरण का मतलब हमेशा कुछ टर्म और कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए किया जाता है और यही कारण था कि बहुत सारे, और कह सकते हो सभी बड़े मीडिया चैनल्स, जो सभी बड़े सोशल मीडिया चैनल्स थे या प्लेटफॉर्म थे, उन्होंने इसमें अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। हाँ, एक जरूर बड़ी
जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है टिकटॉक, जो कि चाइना की कंपनी है, इन्होंने इसमें रजिस्ट्रेशन कराया था। अदरवाइज फेसबुक से लेकर, ट्विटर से लेकर, यूट्यूब से लेकर तमाम बड़े जो आपके प्लेटफॉर्म हैं सोशल मीडिया के, उन्होंने इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। और उसके बाद अचानक से एक आदेश आता है कि इन सभी प्लेटफॉर्म को बंद किया जाए। वैसे ही नेपाल के अंदर भारी बेरोजगारी देखने को मिल रही है, ऊपर से सोशल मीडिया का बंद होना, क्योंकि तमाम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं, क्योंकि ये भी एक रोजगार का सब विषय है। तो ये भी एक बड़ा कारण यहाँ पर देखने को मिला। इसके अलावा सिर्फ इतना ही कारण नहीं है, जिस प्रकार से आज ज़्यादातर चैनल्स में सोशल मीडिया पर बैन लगाने को इसका मुख्य कारण मान रहे हैं। इसके पीछे और भी बहुत वजह हैं जिसने धीरे धीरे इस आंदोलन का नींव तैयार किया, और बाद में सोशल मीडिया पर बैन इसने उस आग में घी डालने का काम किया और सभी के समक्ष इसका परिणाम देखने को मिला। यहाँ पर हम थोड़ा सा पीछे आपको लेकर चलें तो नेपाल के अंदर जो बेरोजगारी आपको युवाओं के मध्य देखने को मिल रही है, ये अपने हाईएस्ट पॉइंट के आसपास है। 24.6% युवा यहाँ पर बेरोजगार है। जब मैं बात करता हूँ 24.6% की, तो हमेशा ध्यान रखना बेरोजगारी कभी पूरी संख्या की प्रतिशतता में नहीं निकाली जाती है। बेरोजगारी दर उन लेबर फोर्स के अंतर्गत निकाली जाती है जो कार्य करने के लिए उपयुक्त हैं। कहने का मतलब है कि जिन्होंने अपनी एज 15 वर्ष से ऊपर की है और जिनकी एज 59 वर्ष के अंदर की है। यहाँ पर जो लोग आते हैं वही कामगार लोग होते हैं, और इनमें से भी वो लोग जो नौकरी की चाहत रखते हैं, नौकरी ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, वही जिनको जॉब नहीं मिल रही है वो बेरोजगार हैं। कहने का मतलब है कि 26% और 24% की अगर बेरोजगारी किसी देश में दिख रही है तो ये अपनी चरम सीमा पर है, और ये वाकई बहुत घातक है, खतरनाक है। इसका एक और वाकया मैं आपको इस पीपीटी के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। बेरोजगारी के बीच हजारों नेपाली रशिया की आर्मी में शामिल हो रहे हैं और यूक्रेन युद्ध में इनको फ्रंट पर लड़ने को भेजा जा रहा है, वो भी बहुत मामूली सी ट्रेनिंग में। 10, 15, 20 दिन की ट्रेनिंग के बाद इनको सीधा लड़ाई के क्षेत्र में भेज दिया जाता है। ये सरासर मानवता के खिलाफ है। लेकिन इन नेपाली सिपाहियों का मानना है कि देश के अंदर बेरोजगारी से मरने से बेहतर है कि हम कुछ करें और अपने परिवार को चलाने के लिए अगर हमें कहीं पर भी लड़ना पड़े तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। ये स्थिति है, वहाँ की बेरोजगारी इस स्तर पर पहुँच गई है। तो एक कारण नहीं है कि सोशल मीडिया की वजह से, सोशल मीडिया पर बैन होने की वजह से नेपाल में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। ये एक मात्र कारण नहीं है, ये केवल एक कारण है। इसके अलावा दूसरा कारण मैंने आपको बताया, बेरोजगारी, जो सबसे बड़ा कारण कहा जा सकता है युवाओं के मध्य। तीसरा, वहाँ पर जो राजनेताएं हैं, जो राजनेता हैं, उनके बच्चों का जो लाइफ स्टाइल है, जो एक लेविश स्टाइल देखने को मिल रहा है, विलासितापूर्ण जीवन जो जी रहे हैं। एक तरफ गरीब बच्चे जिनके हाथ में जब पेन होना चाहिए, पेंसिल होना चाहिए, किताब होनी चाहिए, उस समय ये बच्चे बाल मजदूरी में लिप्त हैं। उसका बड़ा कारण है सरकार की नाकामयाबी, सरकार की जनता के प्रति जवाबदेही शून्य होना, जनता के प्रति जिम्मेदारी बिल्कुल इन्होंने खत्म कर दी है। यही कारण है कि आज नेपाल के अंदर ये स्थिति बनी है। नेपाल दुनिया से तमाम देशों के साथ कर्ज ले रखा है, कर्ज में डूबा हुआ है, लेकिन इन नेताओं के बच्चे जब इस तरीके की वीडियो डालते हैं, जब ये अपनी जीवन शैली पर लाखों करोड़ों रुपए महीने में खर्च करते हैं, तो उस समय युवाओं के अंदर दर्द होता है। युवा ये सोचते हैं कि आखिर हमारा इसमें अपराध क्या है, जो आज हमारे लिए बुनियादी ज़रूरतें भी इस सरकार के द्वारा पूरी नहीं की जा रही हैं। तो ये बड़ा कारण यहाँ पर देखने को मिलता है। नेपाल की आवाम को अभी तक, जिसने, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो देश के अंदर राजशाही तंत्र हो, हमेशा से नेपाल की जनता को केवल और केवल निराशा प्राप्त हुई है। बड़ी उम्मीदों के साथ 2006 में बड़े स्तर पर
नेपाल के अंदर प्रोटेस्ट हुआ था, लोग सड़कों पर उतरे थे, प्रदर्शन किया था वहाँ की राजशाही तंत्र के प्रति, और उसका परिणाम देखने को मिला 28 मई 2008 को आधिकारिक तौर पर राजशाही वहाँ पर खत्म हो गई थी, और उसके बाद नेपाल में एक प्रजातंत्र या लोकतंत्र की बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई थी। ये वो समय है जब राजा ज्ञानेंद्र शाह ने अपनी कुर्सी, अपनी सत्ता छोड़ी थी। उस समय एक बड़ा प्रेशर ज्ञानेंद्र शाह के ऊपर था, और जनता का जो आक्रोश है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से आज जो देखने को मिल रहा है, ऐसा ही आक्रोश एक समय और देखने को मिला था। यहाँ पर एक और बात बतानी बहुत महत्वपूर्ण है कि राजतंत्र जाने के बाद जब प्रजातंत्र आता है तो ये डेमोक्रेसी जिसको हर व्यक्ति पसंद करता है, यही डेमोक्रेसी और ज़्यादा घातक हो जाती है नेपाल की जनता के लिए। यहाँ पर खासकर उस समय का जो आंदोलन था 2006 का, उसमें नेपाली कांग्रेस के शेर बहादुर देउबा, माओवादी पार्टी के प्रचंड और तमाम अन्य बड़े नेताओं ने मिलकर उस समय 2006 के जन आक्रोश को एक दिशा दी थी। लेकिन यही नेता जब उस जन आक्रोश रैली के सफल होने के बाद इन्होंने जब कुर्सी संभाली, जब तंत्र संभाला, जब ये नेता बने, जब ये प्रधानमंत्री बने, तो इन्होंने जनता के लिए धेला भर काम नहीं किया। और यही कारण है कि आज की स्थिति युवाओं के सामने इस प्रकार की देखने को मिल रही है। जहां युवाओं को आज पढ़ने पर काम करना चाहिए, वहां युवा सड़क से लेकर संसद तक आक्रोश में जल रहे हैं। उसके बड़े कारण हैं ये नेता जो आज आपको भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने युवाओं को भी एक संदेश देना चाहता हूं, और हमारे देश के राजनेता को भी ये बताना चाहता हूं कि युवाओं की शक्ति को आप कमजोर मत समझिए। आज युवाओं ने उस सत्ता को उखाड़ फेंका है नेपाल के अंदर। नेपाल के अंदर आर्मी ने चीज़ों को अपने हाथों में लिया है। नेपाल में कर्फ्यू लगाया गया है ताकि सार्वजनिक वाहनों में, सार्वजनिक क्षेत्र में या सार्वजनिक जो प्रॉपर्टी है उस पर कम से कम उसमें जो है लॉस हो। यहाँ तक जो निजी आपकी प्रॉपर्टी है उनमें भी काफ़ी लॉस हुआ है। तो कहीं ना कहीं मेरी गुजारिश यहाँ पर उन एनजीओ के सदस्यों से है, उन युवाओं से है कि यहाँ कुछ चीज़ों पर उनको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी जनता के पैसे से ही खड़ी होती हैं। लेकिन आंदोलन के बीच ये सब कुछ होना स्वाभाविक है जो वहाँ पर हो रहा है। आज प्रधानमंत्री के इस्तीफे की अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये आक्रोश के बाद तुरंत प्रधानमंत्री ओली का इस्तीफा भी आ गया था और ये भाग भी गए थे। सेना ने आंदोलनकारियों से गुजारिश की थी कि आप अपने अपने प्रतिनिधि मंडल बनाएं और देश के अंदर आगे हमें कैसे बढ़ना है, इस पर आपके विचार बहुत ज़रूरी है, आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। और इसको लेकर तमाम प्रतिनिधि मंडल आपके युवाओं के बने और सेना के सानिध्य में, राष्ट्रपति के सानिध्य में एक नए प्रधानमंत्री के नाम की बात शुरू हुई। अब बात यहाँ पर थी कि प्रधानमंत्री कौन बने, क्योंकि आप आज कह सकते हो कि वहाँ की जो स्थिति है उस स्थिति के आधार पर किसी भी नेता पर विश्वास करना आज के टाइम पर बहुत जल्दबाजी होगी। जेन जी इसी बात को सोचता है, वो जनरेशन, वो यूथ यही सोच रहा है कि नेता हमारा कौन होना चाहिए, क्योंकि सारे ही नेता भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ अच्छे लोग भी नेपाल में देखने को मिलते हैं जिनके नाम की चर्चा प्रधानमंत्री के पद पर बहुत तेजी से हो रही थी, जिसमें एक नाम जो है आपका अंतिम हुआ, फाइनल हुआ है, वो है सुशीला कार्की। सुशीला कार्की जो अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेती हुई आपको यहाँ पर दिख रही हैं, यानी कि जैन जी के यूथ, जैन जी के युवा प्रतिनिधि और इनके साथ साथ राष्ट्रपति और आर्मी के सानिध्य में जो है ये आपकी अंतरिम प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को लेते हुए और आप कह सकते हो शपथ लेते हुए सुशीला कार्की जी यहाँ पर दिख रही हैं। सुशीला कार्की जी का जो एक अभी तक की इमेज है वो बहुत ही साफ और सुथरी इमेज है। सुशीला कार्की जी नेपाल की पहली जो है महिला मुख्य न्यायाधीश भी
रह चुकी हैं और इनके बहुत बड़े बड़े निर्णय भी इनके मात्र 1 साल के कार्यकाल में देखने को मिले, जिसमें नेताओं की नींवें हिल गई थी और इनका युवाओं के अंदर काफ़ी क्रेज है। युवा इनको अपना रोल मॉडल भी मानते हैं। आज हम केवल सुशीला कार्की जी की ही बात नहीं करेंगे, आज हम उन युवाओं के नेताओं की भी बात करेंगे, उन प्रतिनिधियों की भी बात करेंगे जिन्होंने इस भ्रष्ट राजनीति के अंदर भी अपने आप को पवित्र रखा है, स्वच्छ रखा है और युवाओं के अंदर अपना नाम बना के रखा है और उनके कार्यकाल में या उनको जो भी पद मिलता है उस पर वो बढ़िया काम भी करते हैं। तो आज हम सबसे पहले तो अंतरिम प्रधानमंत्री के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेना चाहेंगे। सुशीला कार्की, जो कि 1952 में जिनका जन्म हुआ है और इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस में एमए किया है। इसके अलावा भ्रष्टाचार विरोधी शख्सियत के रूप में इन्हें नेपाल में जाना जाता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ इन्होंने हमेशा बेबाकी से जो है अपने बयान दिए हैं और सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश रहते समय इन्होंने कई मंत्रियों को जेल की सलाखों के पीछे भी पहुंचाने का काम किया है। आज वहां पर नेपाल में अंततः ये सहमति बन गई है जैन जी के नेताओं के मध्य और जो है अन्य लोगों के बीच कि अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में जो है सुशीला कार्की जी को पद दिया जाए। सुशीला कार्की जी ने भी ये साफ कर दिया है कि आगे आने वाले 6 महीने के भीतर वहाँ पर चुनाव कराए जाएंगे और चुनाव के बाद बाकायदा चुने हुए प्रधानमंत्री जो है नेपाल को संभालेंगे। जैन जी नेताओं ने संविधान में अपनी पूरा जो है विश्वास को दिखाया है, लेकिन उनका कहना यह है कि प्रधानमंत्री कोई भी अभी बने, हमारी निगरानी उस पर रहेगी ताकि कोई भी नेता दोबारा से भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो सके और देश को सही दिशा में लेकर जाए। तो ये कहीं ना कहीं अभी इतना आसान नहीं है अंतरिम प्रधानमंत्री के लिए, क्योंकि अभी बहुत कुछ होना नेपाल में बाकी है।